हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का ये जो मासिक परीक्षा हुआ था मई में, 21 मई को फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो फिजिक्स का तो हमने सॉल्यूशन आपको दे दिया है, बहुत डिटेल सॉल्यूशन है। और कैसे हम टेक्निक के सहारे, ट्रिक्स के सहारे फिजिक्स को सॉल्व करें, वो वीडियो मैंने बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि 21 मई 2024 को 21 मई 2024 को सेकेंड सिटिंग में जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ था, क्लास 12 का जो मंथली एग्जाम हुआ है, उसमें जो केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन आज हम लोग करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं आया था, लेकिन फिजिक्स का क्वेश्चन काफी अच्छा आया था। केमिस्ट्री के क्वेश्चन ठीक ठाक आए हुए हैं, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है। कैसे हम क्वेश्चन को डील करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरू से अंत तक जरूर देखना है ताकि आपको क्वेश्चन बनाने का टेक्निक पता चले। पहला क्वेश्चन है, वह विलयन जिसमें एक ही तापमान और दाब पर और विलयन नहीं घुल सकता कहलाता है। देखिए, वैसे कोई बर्तन लेते हैं और इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। अब इस टेम्परेचर पे जैसे पानी है, इसमें हम नमक घोले जा रहे हैं, घोले जा रहे हैं, घोले जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि नमक जब आप डालिएगा तो घुलेगा नहीं, इधर डालिएगा वो पेंदी में बैठते जाएगा, यानी कहने को तो घुलेगा नहीं, संतृप्त हो जाएगा। तो हर विलयन जनरली संतृप्त होता है किसी निश्चित ताप और दाब पर। अगर किसी विलयन में और विलय को घुलाने पर वो विलय को घुलाने से मना कर दे, यानी कि घुले नहीं उसमें, तो ऐसे विलयन को हम लोग बोलते हैं संतृप्त विलयन। तृप्त माने होता है भूख का शांत हो जाना, यानी अब वो और नहीं खा सकता है और विलय उसमें नहीं घुलेगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। अगला है, कई घटकों से बने घोल के लिए घटक, तो समझिए, देखिए हिंदी के वर्ड्स है लेकिन आपको ध्यान देना है। इसी को अवयव बोलते हैं, इसी को घटक बोलते हैं, इसी को कंपोनेंट बोलते हैं। घटक क्या है? जैसे आपको शरबत बनाना है तो शरबत के लिए जनरली क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है पानी, और फिर जनरली क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है चीनी। दो चीज नॉर्मली शरबत बनाने के लिए ये दो चीज काफी है। ये दोनों को मिला के जो आप शरबत बनाएंगे, शरबत एक हो गया घोल या विलयन, और ये जो चीनी है और ये जो पानी है ये कहलाते हैं घटक या कंपोनेंट या अवयव। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो कई घटकों से बने घोल, एक सोल्यूशन, इसमें कई घटक है, बहुत सारे घटक है, जिसमें प्रत्येक घटक का गुण उसके व्यक्तिगत गुणों के भारित योग है। भारित योग कहने का मतलब, जैसे कोई सॉल्यूशन हमने बनाया, ठीक है, और उस सॉल्यूशन का जो भी गुण निकल रहा है, जैसे एक बर्तन है, एक सॉल्यूशन बनाया, इस सॉल्यूशन का नाम दिया एस, और इसको किस किन चीजों से मिला के बनाया? ए बी सी, तीन तीन घटक मिला के बनाया। तो कह रहा है कि एस का जो गुण है वो ए और बी और सी सभी के गुणों के योग के बराबर है। जब भी किसी विलयन का कोई गुण उसके अंदर के घटक के गुणों के योग के बराबर हो जाए तो ऐसे विलयन को आदर्श विलयन कहा जाता है। राउल्स लॉ में आप आगे चल के पढ़िएगा, आइडियल सॉल्यूशन जिसको कहते हैं। एक उचित घोल क्या है? अब यहाँ देखिए, हिंदी में ही फंसाता है, क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में। अब आप पढ़ के गए हैं वास्तविक विलयन, आप पढ़ के गए हैं ट्रू सॉल्यूशन, और यहाँ आ गया उचित घोल। अब वो विलयन नहीं बोल रहा है, घोल शब्द का इस्तेमाल कर रहा है विलयन के लिए। उससे घबराना नहीं है। अंग्रेजी वाला देखिए, ट्रू सॉल्यूशन इज, ट्रू माने सच्चा विलयन कौन है, असली विलयन कौन है? तो सिंपल सी बात है, असली विलयन वो होता है जिसमें एक विलायक होता है, जैसे कि पानी को हम विलायक कहते हैं। अब उसमें आप मिला दिए चीनी, जैसे चीनी पानी में पूरी तरह से घुल जाता है और ट्रांसपेरेंट विलयन बनता है, यानी पारदर्शी, उसका रंग नहीं बदलता है, पारदर्शी विलयन बनता है। उसी तरह से जो ट्रू विलयन होता है उसमें विलय पूरे अच्छे तरीके से घुल जाता है और किसी भी छन्नी से आप उसको नहीं छान सकते हैं उस विलय को। वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है। तो पानी में नमक का जो घोल होता है वो उचित या ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल, क्योंकि नमक को अगर शुद्ध नमक है, साफ सुथरा नमक है, और उसको शुद्ध पानी में घोल दीजिएगा अच्छे से अगर आप, और थोड़ा देर के बाद देखिएगा तो आपको कहीं भी नमक का कोई भी ट्रेस नहीं मिलेगा, लगेगा जैसे वो पानी ही है, एकदम साफ पानी की तरह, इसको बोलते हैं। अब बाकी स्याही, स्टार्च, रक्त, ये सब वास्तविक सॉल्यूशन नहीं है, इनको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे।
तांबा और जस्ता एक मिश्र धातु, तांबा और जस्ता कॉपर और जिंक को मिलाकर जो मिश्र धातु तैयार होता है उसको हम लोग ब्रास या पीतल कहते हैं। अगला है मोललता को दर्शाने के लिए कौन सा प्रतीक इस्तेमाल किया जाता है? Which symbol is used to represent molality? देखिए यहां से क्वेश्चन आया, तो बेसिक क्वेश्चन जो क्लास में टीचर आपको बताते हैं उससे क्वेश्चन आया। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं। एक होता है मोलरता, मोलरता को हम लोग किससे दिखाते हैं? बड़ा एम से। मोललता को हम लोग दिखाते हैं छोटका एम से, मोललता। एक होता है मूल प्रभाज या मूल अंश, इसको हम लोग दिखाते हैं एक्स से। ये सब सांद्रण की अलग अलग विधियां है। और भी है प्रतिशत विधि है, जैसे प्रतिशत वेट बाई वेट, प्रतिशत वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, प्रतिशत वेट बाई वॉल्यूम। फिर एक और है विधि है जिसमें हम ग्राम पर लीटर में भी दिखाते हैं। ये सब अलग अलग सांद्रण की विधियां है। और भी सांद्रण की विधियां है, जैसे आपका एक आता है पीपीएम, पीपीएम, और एक होता है हमारा पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। तो मोललता को किससे दिखाते हैं? छोटका एम से दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब विलेय की सांद्रता विलायक में उसकी घुलनशीलता के बराबर हो जाती है तो उस विलयन को क्या कहा जाता है? फिर वही बात, जब विलेय की सांद्रता विलायक में उसकी घुलनशीलता के बराबर हो जाती है। घुलनशीलता हम कहने का मतलब जितना ज्यादा घुलाया जा सकता है विलेय को उतना ज्यादा उसका सांद्रण हो गया है। घुलनशीलता का मतलब ऐसे समझिए कि जैसे मान लेते थोड़ा देख लिए कि 1 लीटर पानी में किसी तापमान पर, जैसे मान गए 30 डिग्री सेल्सियस है तापमान, तो ऐसा रिसर्च हुआ कि 30 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर पानी में हम ज्यादा से ज्यादा किसी विलेय का मान लेते हैं 20 ग्राम घुला सकते हैं। 20 ग्राम मैक्सिमम, उससे ज्यादा वो नहीं घुलेगा। और 20 ग्राम अगर घुला देंगे तो संतृप्त हो जाएगा। तो अभी देखिए क्या होगा, क्या पैमाना क्या है कि 1 लीटर पानी में हम 20 ग्राम विलेय को घुला सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? घुलनशीलता। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले 2 ग्राम घुलाए, फिर 4 ग्राम, ऐसे बढ़ाते गए 6 ग्राम, 10 ग्राम करते करते हम पहुंच गए 20 ग्राम पर। जो इसके घुलनशीलता का लिमिट है वहां पहुंच गए, यानी घुलनशीलता के बराबर हो गया विलेय का सांद्रण। विलेय घुलनशीलता कितना था? 20 ग्राम पर लीटर था। अब विलेय का भी सांद्रण पहुंचा दिए क्या? 20 ग्राम पर लीटर। तो ऐसे विलयन को हम लोग बोलते हैं संतृप्त विलयन, मतलब विलयन तृप्त हो चुका है, अब इसको और विलय की आवश्यकता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। किसी तरल में गैस की घुलनशीलता किस बात पर निर्भर करती है? दाब घटने के साथ घटती है। देखिए किसी गैस तरल में, तरल माने जैसे कि लिक्विड है, जैसे कोका कोला आप लोग पीते हैं, कोका कोला में जो सोल्यूशन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंप्रेस किया रहता है। हमारे नदी, तालाब, समुद्र में जो पानी है उसमें भी ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है कुछ मात्रा में। क्यों घुला हुआ था ऑक्सीजन? क्योंकि नदी तालाब के पानी के ऊपर आप जान रहे हैं धरती का वायुमंडल कई लेयरों में बना है। उसमें बहुत सारे लेयर है और बहुत सारा गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन हमारा 21% है। तो वायुमंडल के प्रेशर के कारण ऑक्सीजन जो है वो पानी में प्रेशर के कारण घुलता है। तो जनरली प्रेशर बढ़ाने पर कोई गैस किसी लिक्विड में घुलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ कह रहा है दाब के घटने से घुलनशीलता बढ़ती है, यानी प्रेशर कम करने से गैस का घुलनशीलता वाटर में बढ़ जाएगा या किसी लिक्विड में बढ़ जाएगा। ये गलत बात है। प्रेशर बढ़ने से बढ़ती है, तो ये ऑप्शन नहीं चलेगा। बढ़ते तापमान के साथ बढ़ती है। एक और बात, किसी भी चीज को आप घुला रहे हैं, अब इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअली आपको समझाते हैं। ला सतालिये का एक नियम है। ला सतालिये के नियम के अनुसार जनरली एक होता है आपको एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक होता है इंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी एक होता है उष्माक्षेपी प्रक्रिया, एक होता है उष्माशोषी प्रक्रिया। जैसे अगर हमको किसी गैस को लिक्विड में घुलाना है, अब आप ही बताइए लिक्विड क्या होता है? पानी जैसे हो गया, तेल हो गया, लिक्विड है। और एक गैस है। आप बचपन में पढ़े होंगे कि लिक्विड के अणु नजदीक नजदीक होते हैं और गैस के अणु दूर दूर और फ्री होते हैं घूमने के लिए। लिक्विड के अणु उतने फ्री नहीं होते हैं। अब इन गैस के अणुओं को हमको लिक्विड में ले जाना है तो कहीं ना कहीं इनके अणुओं को नजदीक लाना होगा। और गैस के अणु दूर दूर क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें एनर्जी काफी ज्यादा होती है। एनर्जी क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि उनका टेम्परेचर, उनके पास
हीट एनर्जी के कारण वो बहुत रैंडम मोशन करते रहते हैं। टेम्परेचर भी इनका अच्छा खासा होता है। जैसे पानी का भाप का टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा होता है, जनरली 120 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, तो भाप का तापमान बहुत ज्यादा होता है। अब पानी का तापमान जनरली आप जानते हैं नॉर्मल अवस्था में अगर देखें तो 35 से 40 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा हो गया। नॉर्मल तो 30 से 25 रहता है। अब कहाँ जो है पानी के भाप को 120 से कहाँ आना, पानी अगर बनना है, पानी के भाप को अगर पानी बनना है तो उसको अपना टेम्परेचर खोना पड़ेगा, ठंडा होना पड़ेगा। यानी गैस को लिक्विड में घुलने के लिए ठंडा होना पड़ेगा। ठंडा होने के लिए उसको अपना एनर्जी त्यागना पड़ेगा, यानी तापमान उसको अपना कम करना है। तो आप ही बताइए, ये ठंडा हो के ही, जैसे बादल के बहुत सारे छोटे छोटे कण मिल के पानी का बूंद बनाते हैं। कब बनाते हैं? जब बादल किसी ऐसे जगह से गुजरता है जहां काफी उसको ऐसा माहौल मिल जाए जहां वो संघनित हो सकता है, ठंडा मिलता है, तो बादल में जो भाप है, पानी का जो जलवाष्प है, वो बूंद में बदलता है। इसको संघनन कहते हैं। तो अगर किसी गैस को लिक्विड में अगर घुलना है, जाना है, तो यानी उसको अपना टेम्परेचर कम करके जाना होगा। और यदि अगर आप तापमान बढ़ाइएगा तो घुलनशीलता और कम हो जाएगा, ये तो घुल में नहीं करेगा और फैल जाएगा। हमको तो उसको सिकोड़ के लिक्विड में उसको करना है, ठीक है। तो इस केस में तापमान बढ़ाने पे वो गैस की घुलनशीलता लिक्विड में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए कभी कभी जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, या हो सकता है आने वाले भविष्य में आप देखिएगा ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया के कई इलाकों में ऐसा हुआ, इतनी भयंकर गर्मी पड़ेगी कि जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम हो जाएगी, जिससे जलीय जीवों के मरने से, बहुत जगह होता है ऐसा है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने पर तालाब में जो मछलियां वो मरने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या होने लगती है? कमी होने लगती है। और भी बहुत सारे उसके कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है, बढ़ते तापमान के साथ घटती है। तापमान बढ़ाने पर घुलनशीलता घटती है, ये बात सही है। बढ़ते दाब के साथ घटती है नहीं, दाब बढ़ाने पे बढ़ेगा, तापमान बढ़ाने पे घटेगा। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत सारा लॉजिक लगता है, लॉजिक से ही ऑब्जेक्टिव बनता है। अब आते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो अधिक ऊंचाई पर चढ़ने पर सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न होने का वर्णन करती है। अब एक के बात याद रखिएगा, किसी गैस को लिक्विड में घुलाना, जैसे कोका कोला में कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करना, ठीक है। गोताखोर के सिलेंडर में, जो गोताखोर जाते हैं समुद्र में, उनके सिलेंडर में ऑक्सीजन रखते हैं, ऑक्सीजन के साथ हम लोग कोई हल्का गैस मिला देते हैं। या ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण दम फूलना, सांस फूलना, ये सब के सब कहीं ना कहीं किसका उदाहरण है? हेनरीज लॉ। जब भी ये सब बातें आए तो आप हेनरी लॉ मारिएगा आंसर। बाकी हेनरी लॉ जब मैं इस पर टॉपिक वाइज वीडियो लाऊंगा तो आपको बताएंगे क्लियर से। लेकिन आप एक बार ट्रिक याद रखिएगा कि जब भी इस तरह की बातें आए, किसी गैस को लिक्विड में घुलाने का, गोताखोर के ऑक्सीजन सिलेंडर का बात आए, ऊंचाई पे ऑक्सीजन का बात आए, तो हेनरीज लॉ आपको मानना है आंसर में। आगे, पानी की वह विशेषता जो विलायक के रूप में इसके अद्वितीय गुणों का वर्णन करती है। अब सवाल यह है कि पानी इतना अच्छा विलायक कैसे है? कैसे बहुत चीजों को ये घोल लेता है? तो देखिए, पानी का सूत्र क्या होता है? पानी का सूत्र होता है H2। और इसका बनावट कैसा होता है? इसमें एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन चिपका हुआ रहता है। इसमें होता क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन साझा करके जुड़ा रहता है। और आपको मालूम है केमिस्ट्री में 4 उच्चक्का है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। और उच्चक्का का काम क्या होता है? उच्चक्का का काम होता है दूसरे का पैसा, गहना, गेठिया लूट लेना। तो ये चारों जो उच्चक्का है दूसरे के इलेक्ट्रॉन को लूटने के फिराक में रहता है। इनको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। तो फ्लोरीन 1 नंबर पे, 2 नंबर पे कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का काम है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, अपनी ओर झुकाना। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो विद्युत ऋणात्मक होने के कारण ऑक्सीजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर खींचता है। खींचने से इस पर आता है माइनस, जो कि निगेटिव काम कर रहा है। चूंकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर जाने वाला है लगभग, तो ये इस पे आता है डेल्टा प्लस। इसी को हम लोग द्विध्रुव बोलते हैं। 2 ध्रुव बन गया, एक प्लस और एक माइनस ध्रुव। एक इधर से द्विध्रुव बना, एक इधर से द्विध्रुव बना। इसी द्विध्रुव के कारण क्या करता है? जल बाकी चीजों को अपने अंदर घुला लेता है। जैसे जल नमक को अपने अंदर घोल लेता है। क्यों घोल लेता है? क्योंकि देखिए, वो कहावत चलता है केमिस्ट्री में, सेम डिजॉल्व सेम, समान समान को घुलता है। एक जैसे गुण वाले लोग एक साथ रहना चाहते हैं, चोर चोर मौसेरा भाई, वही वाला बात है। तो यहाँ पे है द्विध्रुव माइनस और यहाँ है प्लस।
और नमक भी एक यौगिक है जिसको आयनिक यौगिक बोलते हैं। यहाँ है प्लस और यहाँ है माइनस, यहाँ कंप्लीट प्लस, यहाँ कंप्लीट माइनस। तो देखिए इनका नेचर देखिए, यहाँ भी प्लस माइनस और यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ कंप्लीट नहीं है इसलिए डेल्टा लगा। डेल्टा का मतलब आंशिक रूप से, इलेक्ट्रॉन अभी त्यागा नहीं हाइड्रोजन, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन इससे देखा दूर चला गया, ऑक्सीजन की तरफ चला गया। यहाँ क्या है कि सोडियम ने पूरी तरह से अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया है। यहाँ हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है, लेकिन खींचतान चल रहा है, इसलिए डेल्टा प्लस लगाया गया। लेकिन नेचर तो वही है ना जी, प्लस माइनस वाला, और सेम सेम को घोलता है। चोर चोर मौसरा भाई, इसीलिए जल नमक को घोल लेता है। इसलिए जल एक बहुत ही अच्छा विलायक है। जितने भी ध्रुवीय पदार्थ है या जिस भी यौगिक में OH बॉन्ड पाया जाता है, जैसे चीनी में, ग्लूकोज में, वो लोग चीनी ग्लूकोज आपको आयनिक यौगिक नहीं है, फिर भी जल में घुल जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें OH बॉन्ड की संख्या अच्छी खासी है, और जिसमें भी OH बॉन्ड अच्छा खासा होगा जनरली वो पानी में घुलने का टेंडेंसी रखता है। तो कौन सा ऐसा गुण है जल का विशेषता है जो इसको एक अद्वितीय गुणों वाला जो है इसको विलायक बनाता है? तो वो है ध्रुवीय, पोलर होना। जल एक ध्रुवीय विलायक है। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। एक बंद प्रणाली में अवाष्पशील विलेय वाला विलयन का वाष्प दाब सीधे रूप से किसके अनुरूप बदलता है? एक बंद प्रणाली है, उसमें जो है अपना कोई विलयन है और उसमें एक अवाष्पशील विलेय मिलाया हुआ है, यानी ऐसा विलेय जो भाप बन के नहीं उड़ सकता, जैसे नमक, चीनी, ये लोग भाप बन के नहीं उड़ सकते। तो ऐसे विलयन में भाप बन के कौन उड़ेगा? जनरली विलायक, जैसे कि पानी। अब विलेय जो है हमारा अवाष्पशील है, मतलब ये भाप बन के नहीं उड़ता है। जैसे कटोरी में नमक घोल दीजिए, छत पर रख दीजिए, गर्मी का दिन है, पानी धीरे धीरे भाप बन के उड़ जाएगा, नमक वह बच जाएगा। नमक भाप बन के नहीं उड़ सकता क्योंकि ये अवाष्पशील विलेय होता है, ये भाप नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो इस ऐसे केस में कह रहा है कि ऐसे विलेय वाला विलयन का वाष्प दाब किसके ऊपर सीधे निर्भर करता है? वाष्प दाब क्या होता है? देखिए जनरली किसी भी बर्तन में जब आप किसी विलायक को जब रखते हैं ना, या जब आप किसी लिक्विड को रखते हैं, तो धीरे धीरे अपने आप उसमें वाष्पीकरण होते रहता है। वाष्पीकरण होने के कारण भाप जो है उस बर्तन के ऊपर जाके क्या होने लगता है, यहाँ भाप का घनत्व बढ़ने लगता है, जैसे पानी के बर्तन के ऊपर। इस वाष्प के घनत्व के कारण यहाँ का जो हवा है डेंस हो जाता है, यहाँ का ये जो पार्ट है काफी घना हो जाता है, और डेंस जो एयर होता है वो क्या करता है? प्रेशर डालता है। तो ये जो वाष्प है, ये वाष्प फिर दोबारा प्रेशर डालता है इस विलयन पर या इस विलायक पर, इसी को वाष्प दाब कहते हैं। तो कह रहा है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय तो भाप नहीं बन सकता है, विलायक केवल भाप बन सकता है, ऐसे विलयन में जो वाष्प दाब होता है वो सीधे सीधे किसके अनुरूप बदलता है? विलेय के मोल अंश के अनुरूप, विलायक के मोल अंश के अनुरूप, विलेय की मोलरता के अनुरूप, विलायक की मोलरता के अनुरूप। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये एक नियम है अपने आप में, राउल्स लॉ है। उनके अनुसार किसी भी विलयन का वाष्प दाब उसमें जो भाप बनने वाला जो कंपोनेंट है, यानी जैसे विलायक है, उसके मूल प्रभाज के या मूल अंश के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आगे आते हैं, वह विकल्प जो अनुसंख्य गुण नहीं है। अनुसंख्य गुण क्या है? किसी विलयन का ऐसा गुण जो केवल उसमें घुलाए गए विलेय की संख्या पर निर्भर करता है, उसमें कितना विलेय घुलाया गया है उनके अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, इसी को अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ये जनरली 4 होते हैं। वाष्प दाब, ठीक है, परासरणी दाब, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, हिमांक का अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन। 4 तरह के अनुसंख्य गुणधर्म होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चन आता है इससे। मूलल उन्नयन स्थिरांक ये कोई अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है, इसे ध्यान रखना है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि विलय ना तो संगुणन हो ना ही विघटन से गुजरे तो इसका क्वांटम फैक्टर क्या होता है? आप जब चैप्टर 2 पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे कि जब हम किसी विलय को घुलाते हैं, जैसे आप घुलाए, जैसे मान लेते हैं आप नमक का एक अणु घुलाए, आपने सोचा कि हम नमक का एक अणु घुलाते हैं, इसके एक अणु में ये जहां जाएगा NaCl एक साथ जाएगा, आप ये मान रहे हैं। लेकिन जैसे आप पानी में घुलाते हैं, नमक टूट के दो कण में बदल जाता है, एक सोडियम प्लस और एक क्लोरीन माइनस। आपने घुलाया एक कण, अंदर में जाकर हो गया 2 कण।
हो सकता है ऐसा भी कि आप घुलाए 2 कण, अंदर में मिलके हो जाए 1 कण। इसी को विघटन या संगुणन कहते हैं। टूटना विघटन और जुटना संगुणन। तो जब किसी विलयन में संगुणन या विघटन होता है तो वांटप ने उसके लिए अनुसंख्य गुणधर्म में एक सुधार किया था कि अनुसंख्य गुणधर्मों में एक वांटप फैक्टर से गुना करना पड़ता है। ठीक है, वो सब और डिटेल से हम लोग जानेंगे। लेकिन अगर ना तो संगुणन हो ना तो विघटन हो, यानी अंदर डालने के बाद जैसे आपने कुछ चीज घुलाया जल के अंदर या किसी लिक्विड में, अब वो ना तो टूटा ना ही जुटा, वही रहा, तो उस केस में वांटप फैक्टर का मान कितना होता है? 1 होता है। अब आगे आते हैं, उस इकाई का नाम बताएं जिसमें वायुमंडलीय प्रदूषण मापा जाता है। तो आप वायुमंडलीय प्रदूषण यानी हवा में कौन सा धूल कण गैस, कौन सा पोल्यूटेंट कितना मात्रा में है, इसको नापने के लिए हम लोग पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन का इस्तेमाल करते हैं। किसी दिए गए तापमान पर समान प्रश्नावली दाब वाले घोल को कहते हैं। किसी दिए गए तापमान पर अगर 2 सॉल्यूशन का परासरणी दाब अगर सेम है तो ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक या समपरासरी विलयन कहते हैं। जब आप पानी में नमक मिलाते हैं तो क्या होता है? तो अभी तो बताया, जब आप पानी में नमक मिलाते हैं तो अंदर जाके आयनों में टूट जाता है। एक तो ये होता है। लेकिन यह क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप पानी में नमक मिलाते हैं तो पानी के किस गुण पे क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे उसके क्वथनांक पे और उसके हिमांक पे क्या असर पड़ेगा। हिमांक का मतलब होता है ऐसा तापमान जिस पर कोई लिक्विड बर्फ में जमता है, और क्वथनांक होता है ऐसा तापमान जिस पर कोई लिक्विड पानी से या लिक्विड फॉर्म से खोल के गैस फॉर्म में जाता है। तो कह रहा है कि नमक मिलाने से पानी का हिमांक कम हो जाता है, यानी पानी का फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो जाता है। दूसरा, पानी का हिमांक बढ़ जाता है, पानी का क्वथनांक प्रभावित नहीं होता है, पानी का क्वथनांक घट जाता है। आप जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में जब हम विलेय को मिलाते हैं, नमक को मिलाते हैं, तो किसी विलायक में, जैसे विलायक के रूप में जैसे पानी है, पानी का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर इसमें आप कुछ विलेय मिला दीजिएगा तो इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। अब वो 100 पे नहीं खोलेगा, 110 120 पे खोलेगा। तो कुछ मिलाने पर क्या होता है? क्वथनांक बढ़ता है। यहाँ कह रहा है कि क्वथनांक घटता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, पानी का क्वथनांक प्रभावित नहीं होता है? नहीं है, पानी का क्वथनांक प्रभावित होता है, बढ़ता है विलेय मिलाने पर। अच्छा, पानी का हिमांक बढ़ जाता है। हिमांक देखिए उल्टा होता है, कुछ मिलाने पे क्वथनांक बढ़ता है, कुछ मिलाने पे हिमांक घटता है। जैसे बर्फ बेचने वाले जितने भी लोग आपके गांव में आते होंगे, देखिएगा वो बर्फ के साथ नमक का इस्तेमाल करते हैं। नमक क्या करता है? फ्रीजिंग पॉइंट को और नीचे कर देता है और कम कर देता है। तो इसलिए जो है पानी का हिमांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसे आप लोग पढ़े भी होंगे, अनुसंख्यक गुणधर्म के नाम में ही छुपा है। अनुसंख्यक गुणधर्म में पहला पढ़े होंगे क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन माने बढ़ना, क्वथनांक बढ़ना। हिमांक का अवनमन यानी हिमांक का कम होना। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखना है। बिजली के अच्छे संवहन के लिए सर्वोत्तम विकल्प क्या है? अगर आपको करंट गुजारना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? नल का पानी, शुद्ध पानी, अशुद्ध। देखिए प्योर वाटर में, प्योर H2O में करंट नहीं बह सकता है। डिस्टिल्ड वाटर में जनरली करंट नहीं बहता है, शुद्ध पानी है। नल का पानी में करंट बह सकता है, लेकिन चौथा ऑप्शन कह रहा है नल और समुद्री जल। देखिए हम लोग जो नल का पानी इस्तेमाल करते हैं, जो समुद्री जल इस्तेमाल करते हैं, उसमें समुद्री जल में तो खैर ज्यादा मात्रा में लवण पाया जाता है और नल के पानी में कम मात्रा में लवण पाया जाता है। ये जो लवण होते हैं उसमें आयनों के रूप में होते हैं। और याद रखिएगा, किसी भी चीज से अगर करंट को गुजारना है, किसी भी चीज को अगर करंट का संवाहक या चालक होना है, तो अच्छा कंडक्टर होने का 3 शर्त है। या तो उस वस्तु के पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि धातुओं के पास होता है, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए करंट बहता है। या नहीं तो उसके पास फ्री आयन हो, यानी मुक्त आयन हो, जैसे कि किसी सॉल्यूशन में। तो नल और समुद्र के जो जल होते हैं उसमें मुक्त आयन के रूप में लवण पाए जाते हैं, जैसे नमक, MgCl, NaCl, ये आयनों के रूप में पाए जाते हैं। और या नहीं तो उसमें इलेक्ट्रॉन तथा होल हो, जो कि अर्धचालकों में होता है, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में, तभी उससे करंट गुजरेगा। फिर भी अर्धचालक उतने अच्छे सुचालक नहीं होते। तो अच्छा सुचालक होने के लिए 2 ही कंडीशन है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फ्री आयन हो। शुद्ध जल में
या आसु जल में फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन नहीं होता है, और नल और समुद्री जल में फ्री आयन पाए जाते हैं, इसलिए विद्युत के ये अच्छे सुचालक है। देखिए पूरे कारण के साथ हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन का। अब आते हैं निम्नलिखित में से सजातीय मिश्रण के लिए सर्वोत्तम विकल्प है। देखिए हिंदी वाला अगर देखिएगा तो निश्चित तौर पे आपको बहुत दिक्कत होगा, हिंदी के क्वेश्चन समझ में ही नहीं आते। अब आप पढ़ के गए कि निम्नलिखित में से कौन समांगी मिश्रण है, आप पढ़े समांगी मिश्रण और यहाँ पूछ दिया सजातीय मिश्रण, ठीक है। लेकिन जब आप अंग्रेजी देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ होमोजीनियस मिक्सचर। इसलिए कहा जाता है साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट को हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ना चाहिए, तब जाकर आप क्वेश्चन बना पाएंगे। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है समांगी मिश्रण या सजातीय मिश्रण, ठीक है। तो समांगी मिश्रण कैसे बनता है, जब एक विलेय किसी विलायक में खूब अच्छे से घुल जाता है और ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बनता है तो इसको समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे गंदे पानी का जल, नहीं गंदे पानी के जल में क्या है, थोड़ा देर के बाद उसको आप साफ कर सकते हो, वो भी समांगी। कीचड़ जो होता है भी समांगी मिश्रण का उदाहरण है। छाछ का घोल और स्टार्च का घोल, ये छाछ स्टार्च ये गंदे जल ये सब के सब विसमांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 200 मिलीमीटर घोल में 2 ग्राम NaOH मौजूद है तो इसकी मोलरता क्या होगी। देखिए जो पूछ रहा है उसका सीधा फॉर्मूला लिखिए। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, 2 को फॉर्मूला था, मोलों की संख्या बटा आयतन, और यदि आयतन अगर ml में है तो कितना से गुना, 1000 से गुना करना होता है। अगर ये नहीं आता है तो और आगे तोड़िए, एक और फॉर्मूला होता है विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार ग्राम में बटा विलेय का मॉलिक्यूलर मास सूत्र भार गुणे विलेय का आयतन, अगर ml में है तो ऊपर में 1000 से गुना, यही फॉर्मूला होता है। अच्छा यहाँ पे क्या है एक घोल है, अब किस चीज का घोल है नहीं मालूम, पानी का घोल है किसका है नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि उस घोल में कास्टिक सोडा NaOH 2 ग्राम मौजूद है, यानी ये विलेय का काम कर रहा है। और कास्टिक सोडा का वजन आप लोग याद किए होंगे, मॉलिक्यूलर मास निकाले होंगे, 23, 16 और 1 सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। बस उसी का इस्तेमाल करना है। ये आपको कास्टिक सोडा का भार विलियन में कितना है 2 ग्राम है, और उसका सूत्र भार कितना होता है, सूत्र भार 40 होता है। अच्छा विलियन का आयतन कितना है 200 ml दिया हुआ है, और ml में है तो ऊपर में कितना से गुना करना होगा 1000 से गुना करना होगा। देखिए ऊपर 3 गो जीरो और नीचे भी 3 गो जीरो, 31 2 से 2 31, क्या बच जाएगा 1/4 बच जाएगा। 1/4 को दशमलव में हम लोग 0.5 कहते हैं, बोले थे याद कर जाइएगा। 1/2 से लेकर 1/11 तक का वैल्यू याद कर जाइएगा, साइंस में आपके लिए आंसर मिलाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 36 ग्राम पानी और 46 ग्राम पानी 46 ग्राम ग्लिसरीन वाले घोल में ग्लिसरीन का सूत्र दिया है, ग्लिसरीन का मोल अंश निकालिए, यानी एक सोल्यूशन बनाया गया है, एक विलियन तैयार किया गया है। इस विलियन में 2 चीजें हैं, H2O है और एक चीज और है जो कि क्या है ग्लिसरीन, C3H5OH का होल 3, ये इसको ग्लिसरीन कहते हैं। तो 2 चीजें मिलाई गई हैं, पानी मिलाया गया है कितना 36 ग्राम और ये मिलाया गया कितना 46 ग्राम, और हमको पूछ रहा है कि इसका मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होगा। तो आप लोग पढ़े हैं किसी विलयन का मोल प्रभाज क्या होता है 1 होता है, ठीक है, और किसी विलयन का मोल प्रभाज एक होता है, ठीक है। वो कैसे होता है, किसी विलयन के मोल प्रभाज में 2 भाग होते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी विलयन 2 चीज से बनता है, एक विलेय से बनता है और एक विलायक से बनता है। यहाँ विलायक मान लेते हैं, जो जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता है, तो ये विलायक हो गया मान लेते हैं। तो विलेय का काम जल कर रहा है, विलायक का काम ग्लिसरीन कर रहा है। तो यहाँ जरा गौर से देखिए, तो आप लोग जानते हैं मोल प्रभाज, जिसका भी मोल प्रभाज निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे ए का मोल प्रभाज निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, ए का मोल बटा ए का मोल जोड़ बी का मोल, यानी टोटल विलियन में कुल मोलों की संख्या। अगर आपको बी का मोल प्रभाज निकालना है तो बी का मोल प्रभाज का सूत्र होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, बी का मोल बटा ए का मोल जोड़ बी का मोल, हम यही फॉर्मूला अपनाएंगे। तो हमें तो किसका निकालना है मोल प्रभाज, ग्लिसरीन का निकालना है। तो हम इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं, इसको शॉर्टकट में हम लिख देते हैं, ग्लिसरीन का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा ग्लिसरीन का मोल बटा
ग्लिसरीन का मोल जोड़ वाटर का मोल। अब यानी ये जो हमको डेटा दिया है ग्राम में, ये जो डेटा है इसको हमको मोल में बदलना होगा। और ग्राम से मोल कैसे जाते हैं हमने आपको कंसेप्ट में बताया है, मोल प्रभाज में बताया है कि मोल वाले कंसेप्ट में, मूल कंसेप्ट में सिखाया है कि कैसे हम वजन को, ग्राम को दिए गए भार से हम मोल निकालते हैं। तो करना कुछ नहीं है, सूत्र भार निकाल लीजिए पहले आप। किसी भी पदार्थ का मोलों की संख्या, जैसे पानी के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा पानी का दिया गया भार बटा सूत्र भार। जल का सूत्र भार कितना होता है? 18 होता है। वो कैसे निकालते हैं? सूत्र से निकालते हैं। अब इसको काटिएगा तो मोलों की संख्या कितना हो जाएगा? 2। अच्छा, ग्लिसरीन का सूत्र भार निकालते हैं। कार्बन का भार कितना होता है? 6 दूनी 12। एक कार्बन यानी ऐसे समझिए, एक कार्बन 12, तो 3 कार्बन है तो 12 तिहाई 36। 5 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन 1 ग्राम का, 5 हाइड्रोजन 5 ग्राम का। ऐसे ही समझिए आप, इसी तरह से बनाइए। OH का मतलब होता है, देखिए H2O होता है 18 ग्राम का और OH होता है 17। कई गो OH है? 3 गो, तो 17 तिया 51, सबको जोड़ देना है तो हो जाएगा 6 5 11 1 12, हाथ में 1 और 5 3 8 1 9, 92 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके मोलों की जो संख्या निकालिएगा, ग्लिसरीन के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा 46 बटा 92। और गौर से देखिएगा 46 दूनी 92 होता है। इसको आप काट सकते हैं तो कट कुट के आएगा 1 बटा 2, यही आएगा। इसको आप 0.5 भी बोल सकते हैं। अब हमको क्या करना है? हमको तो इसका मान निकालना है, ग्लिसरीन का मोल प्रभाज निकालना है। तो ग्लिसरीन के मोलों की संख्या कितना आया है? 1 बटा 2 या 0.5 भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बटा 2 अब बट्टा में, या हम वही इस्तेमाल करते हैं 0.5, और ग्लिसरीन 0.5 और जो जल का मोल होता है 2, यानी ऊपर में हो जाएगा 0.5, नीचे में हो जाएगा 2.5। पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिएगा, हो जाएगा 5 बटा 25, कट कुट के हो जाएगा 1 बटा 5। 1 बटा 5 का मतलब होता है 0.2। देखिए ऑप्शन कहाँ है? 0.2, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है? क्वेश्चन बनाने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उस फॉर्मूले में जो भी हमको दिख रहा है टर्म्स, उनका मान निकालने आपको आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में मोल प्रभाज और मोल कंसेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। किसी विलयन का घटक का आंशिक दाब सीधे उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। पार्शियल प्रेशर जो होता है, आंशिक दाब सीधे मूल अंश या मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये राउल्स के नियम को दिखाता है। आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है? ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। गर्म करने पर अचानक ठोस से तरल में बदल जाते हैं, कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है, अपनी ज्यामिति के संदर्भ में आसानी से विकृत हो जाते हैं, और अनियमित त्रिआयामी विन्यास होता है। तो देखिए क्रिस्टलीय ठोस का सबसे बड़ा गुण क्या है कि इनके अंदर की जो व्यवस्था होती है परमाणुओं या अणुओं की, वो त्रिआयामी होती है और नियमित होती है। यहाँ क्या कर रहा है? अनियमित होती है, जो कि गलत है। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा? डी। ये क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर क्रिस्टलीय ठोस या अनाकार ठोस है? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है? तो देखिए हीरा क्रिस्टलीय ठोस है, जिसको सहसंयोजक ठोस कहा जाता है। ग्रेफाइट भी क्रिस्टलीय ठोस है। कांच हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है। साधारण नमक हमारा क्रिस्टलीय ठोस है। तो ऑप्शन नंबर कौन? बी। जब आप पढ़े होंगे तो ऐसा उदाहरण आपने देखा होगा, एनसीईआरटी में इस पर बहुत क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित में से कौन आणविक ठोस है? आणविक ठोस मतलब मॉलिक्यूलर ठोस कौन सा है? तो देखिए नमक जो है आयनिक ठोस है, जो कि क्या होता है? ये आयनिक ठोस है, ये नहीं चलेगा। एल्युमिनियम आपका जो है धातुई ठोस है। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये ठोस होता है, ये इसको हम लोग क्रिस्टलीय ठोस बोलते ही नहीं है। सिलिका, जिसको एक तरह से मानिए बालू की बात करें या कांच की बात करें, सिलिका नहीं होता है। फास्फोरस ऑक्साइड, फास्फोरस का जो ये ऑक्साइड है, ये एक आणविक ठोस है, क्योंकि इसका जो अवयवी कण होता है वो क्या होता है? अणु होता है। तो सिंपल सी पहचान है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। सरल घन झालक के इकाई सेल में कितने परमाणु होते हैं? तो आपको मालूम है एकक कोष्ठिका के बारे में आप जानते होंगे। एकक कोष्ठिका क्या है? चलिए क्लियर कर देते हैं। देखिए परमाणुओं के, जब किसी क्रिस्टल के अंदर हम झांकते हैं और उसका रिसर्च करते हैं तो हम पाते हैं कि अलग अलग क्रिस्टल में परमाणु अलग अलग तरीके से अरेंज है। अगर किसी क्रिस्टल के अंदर परमाणु इस तरह से अरेंज है कि वो एक घन बनाता है, जिसमें अवयवी कण घन के 8 कोनों पर बैठा हुआ है,
यहाँ वाला। तो ये जो कोना पर वाला जो परमाणु होता है, इसको बहुत डिटेल से मैं वीडियो लाने वाला हूँ, पूरा आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे इसका 8 भाग हो जाता है। तो ये जो कोना पर वाला जो परमाणु होता है ना, इसका 8 भाग होता है। उस 8 भाग में एक भाग इस घर के अंदर होता है, बाकी दूसरे दूसरे कोशिका के अंदर होता है। यानी इसका जो योगदान होता है एक कोशिका में, इस परमाणु का, कोना पर वाला का, वो 1/8 होता है। ऐसा ऐसा कै गो होता है? 8 गो होता है। 7 गो आपको अभी दिख रहा है, और एक जो है इसके पीछे छुपा हुआ है। यानी कि टोटल परमाणुओं की संख्या अगर इस सभी टुकड़ों को जोड़िएगा तो कै गो परमाणु बन जाएगा? 1 परमाणु बनेगा। तो एसएससी में कितना होता है? 1। उसी तरह से अलग अलग आप निकाल सकते हैं। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ अलग अलग निकाल सकते हैं कि ये जो एसएससी होता है, सिंपल क्यूबिक सेल जिसको हम लोग बोलते हैं एसएससी, उसमें परमाणुओं की जो संख्या होती है सेल में कितनी होती है? 1। मोनोएटॉमिक पदार्थ की एफसीसी सेल में, मोनोएटॉमिक बोल रहा है कि नहीं, एक ही परमाणु से बना हुआ, एक ही तरह के परमाणु से बना हुआ सेल है। उस सेल का बनावट कैसा है? एफसीसी है, फलक केंद्रित है। इसमें परमाणुओं की संख्या क्या होगी? तो बहुत आसान है जी। जो कोना पर देखिए, एफसीसी में क्या होता है कि परमाणु या जो अवयवी कण होते हैं वो कोना पर भी होते हैं, और कोना के साथ साथ जो दीवार होता है, जो फलक होता है, उस पर भी होते हैं, ऊपर नीचे अगल बगल आगे पीछे। तो 6 गो फलक होता है। तो 8 कोना पर वाला मिलके एक गोला के बराबर योगदान देता है। और एक फलक पर, यानी एक जैसे छत पर कोई गोला है तो आधा ऊपर आधा नीचे होता है। ठीक है, मान के कोई छत पर का कोई गोला है तो आधा ऊपर होगा आधा नीचे। ऊपर वाला हम लोग नहीं लेते हैं, अंदर वाला लेंगे जो कोष्टिका के अंदर है। तो जो फलक पर वाला जो गोला होता है उसका एक गोला का योगदान होता है 1/2। ऐसा ऐसा 6 गो गोला है तो टोटल योगदान हो जाएगा कट कुट के, 6 गो है तो कट कुट के हो जाएगा 1 + 3, यानी कि टोटल 4। तो आपको याद कर जाना है कि एफसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4। क्रिस्टल तंत्र में कुल आकाशीय जालकों की संख्या पूछ रहा है। देखिए अब 2 बात है यहाँ पे, बहुत लोग 7 और 14 में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए जब पूछेगा क्रिस्टल तंत्र कितने हैं, क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं, तो आंसर 7 होगा। और वो जो 7 क्रिस्टल तंत्र है उसमें कितने तरह का लैटिस स्ट्रक्चर है, कितने तरह का जालक पाया जाता है? तो 14 तरह का जालक पाया जाता है। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी। तो यहाँ पूछ रहा है जालकों की संख्या। जब जालक की संख्या पूछेगा तो 14 मानना है, और जब क्रिस्टल तंत्र की संख्या पूछेगा केवल तो 7 आंसर होगा। अब आगे आते हैं, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो देखिए ग्रेफाइट से करंट बहता है। ग्रेफाइट जिसको पेंसिल में आप जो इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट के छड़ से करंट बहता है। हीरा, शुष्क बर्फ, सल्फर आदि से करंट नहीं बहता है। ग्रेफाइट कार्बन का बना है लेकिन फिर भी इससे करंट बहता है, ये अपवाद है। आगे आते हैं, सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस का सटीक उदाहरण क्या है? देखिए एल्युमिनियम धातुई ठोस है, सोडियम फ्लोराइड आयनिक ठोस है, शुष्क बर्फ तो फिर ये आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है, ये आणविक ठोस है। हमको पूछ रहा है सहसंयोजन क्रिस्टल, ये ठोस सिलिकॉन कार्बाइड, याद कर जाना है। हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। और क्रिस्टलीय ठोस में भी कौन सा? सहसंयोजक ठोस। देखिए क्रिस्टलीय ठोस भी कई तरह का होता है, जैसे एक होता है आपका आयनिक ठोस, एक होते हैं आपके आणविक ठोस, एक होते हैं आपके धातुई ठोस, और एक होते हैं आपके सहसंयोजक, जो कि यहां दिया हुआ है सहसंयोजक, या इसी को हम लोग नेटवर्क ठोस के नाम से भी जानते हैं। ये 4 तरह का होता है। आयनिक ठोस में क्या, कैसे पता चलेगा? उसमें क्या होगा, एक धन मूलक यानी कि सोडियम और एक क्लोरीन आपस में से जुड़ा रहेगा, यानी आयंस के मिलने से बनेगा। आणविक ठोस क्या है? जैसे कि HCl, H2O, इसमें क्या है, ये छोटे छोटे अणुओं से मिलने से बनेगा, जैसे ये सब अणु है। धातुई ठोस क्या होगा? किसी धातु से, एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, चांदी का जो ठोस होता है उसको धातुई ठोस कहते हैं। और नेटवर्क ठोस में जैसे हीरा आ गया, कार्बन का बना हुआ हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड। अगला क्वेश्चन है लास्ट, क्रिस्टलीय जालक में आयोडीन अणु कैसे बंधे होते हैं? आयोडीन अणु ठोस में कैसे बंधे होते हैं? तो देखिए आयनिक ठोसों के अंदर देखिए ठोस कैसे बनता है। जब अवयवी कण एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं तो मिलकर ठोस बनाते हैं। ये नजदीक लाने वाला कारण कौन सा होता है? कोई ना कोई बहाना चाहिए ना। तो आयनिक ठोस में बहाना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है? यहाँ आयन आयन इंटरेक्शन होता है, आयन आयन इंटरेक्शन होता है।
यानी आयनिक बल यहाँ पे क्या कौन सा काम करता है, विद्युत बल काम करता है, आयनिक विद्युत बल लगता है। यहाँ कौन सा काम करता है, आणविक ठोसों में, आणविक ठोसों में जनरली आपको क्या काम करता है यहाँ पे, ये आपको थोड़ा सा समझने वाला यह बात है। तो कुछ आणविक ठोसों में मंद मंद वांडर वाल फोर्स काम करता है। जैसे जल के अणु एक दूसरे से चिपक के बर्फ कैसे बनाते हैं, तो जल के अणु के अंदर क्या होता है, ऐसा होता है, द्विध्रुव बनता है। यहाँ एक डाइपोल है, यहाँ एक देखिए द्विध्रुव बना है, माइनस वाला प्लस वाला, थोड़ा देर पहले आपको बताए थे पिछले क्वेश्चन में। और यहाँ भी एक और जल का अणु है, यहाँ भी बन रहा है माइनस, यहाँ बन रहा है प्लस। अब प्लस माइनस में होता है आकर्षण। तो इस जल के इस हाइड्रोजन और इस जल के इस ऑक्सीजन, इस वाले अणु के बीच के ऑक्सीजन के बीच में आकर्षण होता है। इस अणु के हाइड्रोजन और इस अणु के ऑक्सीजन के बीच आकर्षण होता है। ये आकर्षण जब बहुत ज्यादा तीव्र हो जाता है तो चिपक के बर्फ बन जाता है। तो ये आणविक ठोसों में, ठीक है, वही पूछ रहा है कि आयोडीन कैसा है, कैसा यौगिक है, आयनिक, आयनिक नहीं है, आणविक है। HCl बोले, H2O बोले, I2 बोले, तो आयोडीन जो होता है एक आणविक ठोस है। और आणविक ठोसों में अणुओं को एक साथ बांध के रखने वाला जो बहाना है या जो बल है, वो कौन सा बल होता है, हमारा वांडर वाल बल होता है। और ये कई तरीके से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आयोडीन में वीक वांडर वाल फोर्स काम करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, वीक वांडर वाल फोर्स यहाँ काम कर रहा है। तो इसको ध्यान में रखना है, तो इसको ध्यान, ये कूलॉम बल नहीं होगा, ये आयन में काम करता है। सहसंयोजन बंध नहीं होगा, ये आपको हीरा में, ग्रेफाइट में काम करता है। द्विध्रुव द्विध्रुव, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और यहाँ कर रहा है वांडर वाल बल। ये एक बहुत ही कमजोर वांडर वाल बल होता है, वो यहाँ पे काम करता है, ठीक है, आयोडीन में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग आगे देखेंगे।